ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ नहीं दे रहा और ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ है। हाँ जी, पहले जो आपके चैनल को नमस्कार और सभी किसान भाइयों को और देखने वालों को नमस्कार है मेरी तरफ से। और हमने लंगर के साथ साथ यहाँ रुकने का भी कर रखा है। जैसे किसी के पास गद्दे नहीं है तो यहाँ गद्दे भी देते हैं, रजाई कंबल भी देते हैं, वो भी हमने अरेंजमेंट कर रखा है। और रही बात इसकी बिल की, तो अब तक मैं कहूँगा, मेरे को चाणक्य जी की एक पंक्ति याद है कि चाणक्य जी ने भी ये कहा है कि बिना औलादा राजा बे औलादा राजा जिसको बोलते हैं, जिसकी संतान नहीं होती। जी जी, निसंतान राजा जो होता है वो कभी भी दयावान नहीं हो सकता। ये चाणक्य जी की एक पंक्ति है कि निसंतान राजा कभी दयावान नहीं होगा इतिहास में। आज मुझे वो क्यों याद आ रही है वो पंक्ति, पीछे हमारे एक बुजुर्ग ने 2-3 दिन पहले सुसाइड किया है, लेटर, उसने सुसाइड नोट छोड़ा है कि किसानों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। इस तरह के वाक़े सामने आ रहे हैं। और हमारे यहाँ बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर से भी 3 तो कन्फर्म है शायद डेथ हो चुकी। कोई भाई सर्दी से, कोई बीमारी से, कोई एक चिंता से, अटैक से कि पता नहीं क्या होगा। और इस तरह की काफ़ी इतनी मौतें पंजाब में भी हुई। और यहाँ तक कि हमारी जो बेवा बहन जी हैं जिनके किसान पति थे, वो कर्जे के कारण या धरने पे किसी तरह से वो नहीं रहे दुनिया में, वो भी 4-5 हज़ार बेवा बहन जी भी अपने पतियों का फ़ोटो अपने सीने पे लगा के दिल्ली में घुसी हैं। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी भाई देख रहे हैं उनसे ये ज़रूर मैं कहूँगा कि बोलते हैं किसान अन्नदाता, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। किसान अन्नदाता नहीं है, किसान जीवनदाता है। क्यों है जीवनदाता? आप सुबह उठते हो, हर घर में हर आदमी सुबह उठता है, चाय पीते हैं तो उस चाय में पत्ती भी किसान की डलती है, उस चाय में चीनी भी किसान की डलती है, और उसमें दूध जो डलता है ना, जो पशु चारा खा के और जो भी अन्य खाद्य पदार्थ खा के जो पशु दूध देता है वो भी किसान पैदा करता है। तो मान ले कोई चाय नहीं लेता, फ्रूट से नाश्ता करता है, तो वो फ्रूट भी किसान की देन है। तो सुबह से आप लगा लो दिन में रोटी, जब जितने मंत्री आज ये इस मामले में बिल वापस नहीं ले रहे हैं या संशोधन ठीक नहीं कर रहे हैं, मैं उन तक भी आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब वो एक रोटी का निवाला तोड़े तो उसको अपने मुंह में डालने से पहले ये सोचे कि इस रोटी को खाने तो आप बैठ गए, लेकिन इसको पैदा करने वाले की आज क्या हालत है। और फिर वो सब्जी की तरफ, कटोरी की तरफ सब्जी लगाए तो भी ये सोचें, यानी जो भी चीज़ वो अपने खाने की चीज़ हाथ में लें, फ्रूट, सब्जी, रोटी, चाय, दूध, जो भी चीज़ वो अपने पेट में डालें, छोड़ के पानी, मैं बोलूँगा एक पानी छोड़ के बाकी चीज़ जो भी खाने पीने की अपने वो पेट के अंदर डाले, उससे पहले किसान के बारे में वो ज़रूर सोचें, जो कि नहीं सोच रहे। दूसरी बात मेरे सामने ये भी आई है कि बोल रहे हैं कि लिख के देंगे, लेकिन मैंने अपना सूबा कमेटी की भी मीटिंग है, प्रधानों से भी बात की है कि भाई लिख के दे रहे हैं तो दिक्कत क्या है। लेकिन कारण क्या निकल के आया है कि किसानों को पब्लिक के सामने किसानों को एक साजिश है सरकार की कि मीडिया में तो बोल रहे हैं कि लिख के देंगे, लिख के दे रहे हैं, लेकिन जब मीटिंग होती है, जब लिख के देने का नंबर आता है कि लिख के दो, तो उस समय लिख के नहीं दिया जा रहा। ये भी एक ओरिजिनलिटी है, झूठ बोला जा रहा है कि लिख के देंगे, बोलते हैं मुंह से लिख के देंगे। अब मैं बोल दूँ ये चीज़ दूंगा, टाइम पर आप मांगो तो मैं देता नहीं, वो लिख के नहीं दे रहे हैं, ये भी एक बहकाया जा रहा है दुनिया को। दूसरा, अगर बिल का फ़ायदा है तो आज तक जितना भी सरकार ने जितने भी बिल पास करे हैं उसमें ये लिखा है कि भाई यदि इस बिल से कोई वर्ग, कोई समाज, कोई कौम दुखी है या नापसंद करती है इस बिल को, तो वो कोर्ट में जाए। लेकिन सरकार ने इस बिल को पास करते समय एक आखिर में जो एक ये लिखा है कि किसान इस बिल के विरोध में कोर्ट में नहीं जा सकता, सिर्फ तहसीलदार और एसडीएम के पास वो जा सकता है। अब तहसीलदार एसडीएम को तो एक एमएलए का फ़ोन बहुत है, उसको तो एमएलए बोल देगा कि कोई सुनवाई नहीं करनी, बस रिजेक्ट। अब इतना हंगामा होने के बावजूद भी सरकार ने सिर्फ सिविल कोर्ट तक की इजाज़त दी है। तो मैं पूछता हूँ सिविल कोर्ट तक की ही क्यों? कंप्लीट जितने भी ये देश का संविधान है, देश के संविधान में यदि मैं बात करूँ तो ये कितना बड़ा
एक मतलब किसानों के साथ धोखा है। आज तक किसी को यह तो बोला नहीं गया ना देश के नागरिक को कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो सरकार किसानों को क्यों ये बैन कर रही है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते? ये चीज़ जो है ना, ये सरकार की मंशा पर सवाल उठाती है। यदि सरकार की मंशा ठीक है तो वो हाई कोर्ट का भी छूट करे और वो इसका सुप्रीम कोर्ट की भी छूट करे, सेशन कोर्ट की भी छूट करे, यानी जितने भी न्यायालय एजेंसी हैं, उच्चतम न्यायालय, उन सभी की छूट करनी चाहिए, ना कि एक सिविल कोर्ट तक। सिविल कोर्ट तक भी हम ठीक नहीं समझते। आपने एक बात बोली कि जो अन्नदाता नहीं है, जो जीवन दाता है, तो फिर मोदी को क्यों जीवन दाता दिख रहा? अब इतने लाखों लोग जहाँ, हमारे बुज़ुर्ग जहाँ, अब माताएं बहनें वो सड़कों पर इतनी जो सर्दी है उसमें वो रह रही है, और वो क्यों नहीं, क्या उसको दिख नहीं रहा? जे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो नारा यहीं ध्वस्त हो गया जब हमारी माताएं बहनें बोतल उठा के और हमारे एरिया में शौच के लिए जगह ढूंढ रही हैं और रोडों पे ट्रोलियों में सो रही हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो नारा यहीं ख़त्म हो गया। और रही आप बोल रहे हो दिखाने वाली बात, अब दिख तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो दूसरी साइड का पंगा है, मैं बोलूँगा अडानी और अंबानी जैसे लोगों का जो एक पंगा बीच में डला है, इन लोगों को मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा किस तरीके से खेती को पूरी तरह से इन लोगों को सौंपा जा रहा है। अब कुछ दिन पहले आपको पता होगा एक जियो की सिम आई थी, दुकानों के आगे लंबी लंबी लाइन लग के पुलिस डिपार्टमेंट ने लाइन को संभाला था, वरना रोडों पर जाम लग गया था भरी मार्केट में। वो जियो की सिम में वो 2-3 डाटा फ्री दे रहे थे और सिम फ्री दे रहे थे। उसमें नुकसान हुआ है, हमारे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई है, क्योंकि बच्चों को फ्री मिल रहा है, वो कॉलेज स्कूल की बजाय वो ले रहे हैं, नेट पे लग रहे हैं। चलो, अब फ्री देने के बाद धीरे धीरे उस सिम पे इन्होंने उस जियो डाटे पर चार्ज शुरू कर दिया। अब वो चार्ज शुरू कर दिया, कब चार्ज शुरू कराया उन्होंने? जियो तब तक फ्री रखी, लाइन लग के लोगों ने खरीदी, और घरों से जो लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते तार वाले, जो BSNL जिसको मैं बोलूँ, MTNL बोलूँ, सरकारी, अब वो सरकारी वो आदमी भी क्या करेंगे? वो फ्री ना, उनका कोई बिल भरता ना, उनका कोई एम्प्लॉइज ना, उनका कोई फ़ोन लगवाता, नए कनेक्शन लगने बंद हो गए, बिल भरने बंद हो गए, लोगों ने उन्होंने काम ठप कर दिया। वो काम ठप हो गया। अब लोग चाहेंगे BSNL का लगवाना तो लोग नहीं लगवा सकते, क्योंकि वो बिल्डिंग दूसरे काम के लिए दे दी गई। वो एम्प्लॉइज को, उन सरकारी BSNL MTNL एम्प्लॉइज को भी दूसरी जगह सेट कर दिया गया। अब मैं लाख कोशिश करूं इंडिया के अंदर BSNL का फ़ोन में लगवा कैसे सकता हूं? क्यों? क्योंकि पूरे दूरभाष, इसकी मैं बात करूं, पूरे इंडिया के दूरभाष केंद्र पर इसका जियो का कब्जा हो चुका है। एयरटेल वगैरह तकरीबन कंपनियां फेल होगी, सिर्फ आइडिया वोडा है आपस में मिलजुल के, वो भी 10-5% टक्कर ले रहा है। अब मेरा मकान सेक्टर में है, मेरे मकान के आगे खंबा गड़ने लग रहा था। मैंने पूछा किस चीज़ का खंबा गाड़ रहे हो भाई? बोला जी जियो का गाड़ रहे हैं। जियो का खंबा गाड़ने का मतलब क्या है? जियो का खंबा गाड़ने का मतलब क्या है? BSNL MTNL कंप्लीट ख़त्म करके इसी तरीके से अब जियो के ऑफिस होंगे और इसी तरीके से जियो के खंबे होंगे, जियो के तार होंगे, जियो का ही पूरा नेटवर्क बहादुरगढ़ में रहेगा। मैं टेलीफोन एक्सचेंज की बात करूँ तो अब इसका किसानों से क्या मतलब? ये मन में होगी बात, मैंने उदाहरण दिया जो, इसका किसानों से ये मतलब है, अब ये बिल को वापस ना लें और अडानी अंबानी ने गोदाम बना लिए, ये क्या करेंगे? मीडिया इनकी गुलाम है, मैं खुला बोल रहा हूँ। आज किसान आंदोलन को पूरा यूट्यूबर और आप जैसे भाई जो चैनल है ये चला रहे हैं ना, तो आज तक करूँ, इंडिया न्यूज़ करूँ, और जितने बड़े बड़े चैनल हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, ये लोग किसानों की तकलीफ को नहीं उठा रहे। क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि हाईजेक किया हुआ है, इनको सभी को खरीदा गया है, मैं बोलूँगा। अब इस मीडिया का फिर अडानी अंबानी यूज करेंगे कि हम देंगे गेहूँ का ये रेट, जो सरकारी रेट होगा उससे 100-200 रुपये ऊपर बोल देंगे। अब भाई लालच सब ने अच्छा लगता है, सभी किसान अडानी अंबानी को अपनी फसल बेचेंगे। जब 1 साल ऐसा ही होगा, 2 साल ऐसा ही होगा, तो जो आड़ती हैं और जो मंडियां हैं वो ठप हो जाएंगी। उनका यही हाल हो जाएगा जो आज BSNL ऑफिस का और सरकारी एम्प्लॉइज़ का हो गया। आगे बात वहीं, अब उन एम्प्लॉइज़ को भी दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देंगे, वो दूसरे काम में लगा देंगे, और उन मंडियों में भी दूसरा काम खुल जाएगा। उन दुकानों में भी कोई वेल्डिंग करेगा, कोई अपना और कुछ करेगा, कोई कपड़े की कर लेगा, यानी मंडी खत्म हो जाएगी। फिर जब ये लगेगा कि हाँ, जैसे देश से BSNL खत्म हो गया, अब खंबे गाड़ने लगे, जब इनको अडानी अंबानी को ये लगेगा कि हाँ अब मंडियाँ ख़त्म हो चुकी, आड़ती ख़त्म हो चुके, उसके बावजूद ये किसान को बोलेंगे हम तो ये बांधेंगे।
अब वहाँ सरकार कितना खरीदेगी? सरकार सिर्फ इतना खरीदेगी जो इन्होंने BPL पीले कार्ड में बांटना है। उसके बाद बोल देगी फर्द पे इतना ले रहे हैं भाई, हम तो इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। अब बाकी जो किसान का अनाज है उसको अडानी अंबानी मनमर्जी से खरीदेंगे और किसान का आंदोलन है, आम आदमी निश्चिंत है। अब यहाँ मैं बोलूँगा ये आम आदमी की पीड़ा किसान से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? जब वो खरीदेंगे मनमर्जी से, किसान से 15 रुपये किलो खरीद लिए और वो देंगे आटा 50 रुपये किलो, मतलब लो तो लो ना, कहाँ से लेंगे? जो आम आदमी है वो आटा कहाँ से लेगा? जब सरकारी गोदाम नहीं रहेंगे, सरकारी मंडियाँ नहीं रहेंगी, सरकारी स्टोरेज नहीं रहेंगे, तो आम आदमी के पास आटा दुकानों में कहाँ से आएगा? वो इन्हीं के गोदाम से आएगा और इनके गोडाउन को मनपसंद तरीके से अपना भाव देंगे। तो यूँ करके जैसे इसको फ़ोन नेटवर्क को अपने अंडर कर लिया, इसी तरीके से मेरा अपना मानना है, जो मैंने जहाँ तक स्टडीज़ में देखा है, कि पूरे देश की खेती को, किसान को अडानी और अंबानी के यहाँ निजीकरण किया जा रहा है आज के दिन। अब जो जहाँ में प्रदर्शन कर रहे हैं जो किसान पहुँचे हुए हैं, अब तो हरियाणा पंजाब की बात नहीं रही, अब तो पूरे का पूरा जो हिंदुस्तानी है, बाहर से भी आ रहे हैं लोग। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप मोदी को क्या मैसेज देना चाहते हो? भाई इससे बड़ी तो तकलीफ की बात क्या है, जब देश का जीवनदाता इस तरह से मतलब परेशान है, डेथें हो रही हैं, सुसाइड कर रहे हैं, और पूरे वो ये सोच रहा है कि हरियाणा भी पंजाब भी यदि बिल्कुल भी सरकार चली जाए तो भी पूर्ण बहुमत है, कान खजूरे का 1-2-4 पैर टूट जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके दिमाग में एक घमंड है। तो मैं ये मैसेज ज़रूर दूंगा कि घमंड रावण के अंदर भी था, जिन्होंने उसके सामने एक बंदे ने 14 साल तक वनवास में तपस्या करी और वन में रहा, झाड़ बोझड़ों में रहा, फल पत्ते खा कर गुजारा करा, जबकि उसकी औरत तक भी उठा ली। मैं ये समझूंगा कि ये वही मामला है, एक औरत तक भी उसकी उठा ली, उसके बाद भी वो बंदा 14 साल तक अपनी सहमति से अपनी औरत को वापस मांगने के लिए हाथ पर जोड़ता रहा। लेकिन उसने उसी को ना देने की ठान ली कि कुछ भी हो जाए नहीं देना। अब वो 14 साल तक सोने की लंका में ठाट बाट करता रहा, इतना विद्वान आदमी था, लेकिन एक जिद और एक कमी के कारण पूरे के पूरे कुल का नाश करा लिया। अब किसान 14 साल वन में, मैं कहूँगा वो एक रावण रूपी सीता को उठा रखा है उसने, रावण रूपी घमंड में। जो ये बिल वाले में बात करूँ तो इसको जैसे तैसे भी हो इस मामले को कर ले, वरना रावण की लंका भी नहीं रही थी। ये हमारे पंजाबी भाई मेरे लंगर में बोलते हैं, इनकी बात से मैं सहमत हूँ। ये बोलते हैं कि मोदी जी आर्मी और इंटेलिजेंस ब्यूरो और उस पर ज़्यादा खुश हो रहा हो ना, तो इनका कहना है बुजुर्गों का मेरे सामने, पंजाबी भाइयों का, जिससे मैं सहमत हूँ कि जहाँ देश में सूर्य निकलता था और सूर्य छिपता था ना, तब अंग्रेज़ों का जो बादशाहत थी, उस समय हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को हमारे बच्चों ने भगाया था, ना कि किसी और ने। शहीद भगत सिंह जैसे लोगों का ये ठीक बोल रहे हैं, वो इनके बच्चे थे। और ये तो एक देश की सेना, वो तो उस टाइम तो पूरे दुनिया का मामला था। अब ये यहाँ तक बंदे बोलते हैं कि गद्दी का मांगता क्या है, देश आज़ाद किसने कराया था? देश आज़ाद करा के हमने दिया, आज ये गद्दी पर चौधरी बनकर हमें तंग कर रहा है। ये मैसेज है, उसको देखना चाहिए कि शहीदी देश आज़ाद कराते समय शहीदी किस कौम की कितनी ज़्यादा थी। और पूरी आज के दिन तो सारी स्टेटों के किसान खड़े हुए, कभी MP के किसानों को बोल रहा है, उनको संबोधित कर रहा है। किस किस को बहकाएगा सच्चाई के सामने? सच्चाई के सामने किस किस किसान को एक बारी बोल देगा? उसके बावजूद पंजाब का किसान है लिखा पढ़ा, और मैं इस बात को मानता भी हूँ, क्योंकि कनाडा भी ज़्यादा जाकर बस गए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ भी खेती कर रहे हैं। पंजाब का किसान पढ़ा लिखा होने के कारण उसको इस बात का पहले पता लग गया, इसलिए वो पहले खड़े हो गए। और ये बोलते हैं ना कुछ राजनीतिक या कुछ और अन्य लोग कि असली किसान नहीं है, तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि असली किसान वो है जो आज संघर्ष कर रहा है और रोड पे पड़ा है अपनी खेती को निजी हाथों में जाने से बचाने के लिए, और नकली किसान वो है जो घर में बैठा है। मैं ये भी आपको बोलना चाहता हूँ। सो ये सन साडे भुल्लड़ जी, वरिंदर जी, जिन्होंने सानू बड़ी वधिया जानकारी दी कि कित्थों तक जिहड़े बिल साडे लई लाहेवंद ने और किद्दां इन्हां दा नुकसान होएगा। क्योंकि मोदी सरकार ही लगातार इस गल ते अड़ी है कि जे किसानां दे वास्ते लाभदायक ने बिल, पर जिथे ये लागू होए ने, वो बिहार की गल करिए, उत्तराखंड की करिए, यूपी की करिए, तो जिहड़े उत्थों दे जिहड़े लोग ने, जिहड़े किसान ने, वो साडे पंजाब च क्यों खेती करना आउंदे ने? क्योंकि इत्थे जिहड़ी है जिनस का भाव पूरा मिलता है, जिहड़ा MSP है वो लागू है, मंडियां उदां दी उदां एक ढंग नाल चीज़ होंदी है, पर उत्थे इन्हां ने लागू करके वो चीज़ नूं खत्म करता गया है।
ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉੱਥੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ ਸਿਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਲਰ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਲਰ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਝੋਨਾ। ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1800-1900 ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ 800-900 ਨੂੰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਾਨੀ ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਅੜੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ भारतीय किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान भाईचारा जिंदाबाद, भारतीय किसान भाईचारा जिंदाबाद, भारतीय किसान भाईचारा जिंदाबाद। एक बात जो हरियाणा और पंजाब की है जी, इसके लिए तो धन्यवाद बोलेंगे मोदी को, चाहे उसने हमारा नुकसान हाँ, करने के लिए ये क्योंकि मेल दिया दोनों को। उन्होंने धक्का तो दिया था डुबोने के लिए, लेकिन रब का शुक्र है हमें तरना आ गया। जी। तो भाईचारा जो पंजाब का हरियाणा का है, यहाँ मुझे खुशी है। मेरे लंगर के बीच में डीडी न्यूज वाले आए थे, सरकारी चैनल वाले, उनके सामने मेरे पंजाबी भाइयों ने बोला है मुझे ऐसे साहित्य में खड़ा करके कि ऐसे भाई के लिए तो ऐसे भाई तो क्या नई नहर भी खोद के देते तो भी नुकसान नहीं है। तो जब मेरे ऐसे भाई बोल रहे हैं एक मुद्दे पे, तो मुझे ये खुशी है कि जिस दिन भी जिस भी बात में हम पंजाब में आएंगे तो पंजाब छोटे भाई का इसी तरह से स्वागत करेगा जो आज हम बड़े भाई का कर रहे हैं। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है। और बल्कि दुख भी है सरकार की जिद के आगे, वरना इतने रेस्ट हाउस पड़े हैं, इतनी धर्मशालाएँ पड़ी हैं, सब में सो सके हैं, लेकिन जिद के सामने हमारा बड़ा भाई रोड पे सो रहा है। वैसे तो हरियाणा के लोग भी, मैं हरियाणा के लोगों को भी मैं एक मैसेज दूंगा आपके इस चैनल के थ्रू कि उनका खाना पीना है क्या। जब उनके दरवाजे के आगे बड़ा भाई रोडों पे सो रहा है और वो अपने घरों में रजाइयों में सो रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए। ये मैं हरियाणा वालों को भी इस बात पर मैं आपकी तरफ से उनकी भी मैं उन लोगों की निंदा करूँगा जो आपके साथ में नहीं खड़े हो रहे। क्योंकि जब एक बड़ा भाई दरवाजे पर रोड पर सोता है और उसकी भूख प्यास का छोटा भाई दरवाज़ा खोल के निकल के उसकी भूख प्यास की नहीं पूछता, उसके ओढ़ने बिछाने की नहीं प्रबंध कर सकता, ऐसा छोटा भाई घर में अंदर दरवाज़ा बंद करके सरकार के डर से या और अन्य राजनीतिक दलों के कारण, ये सब कुछ बाद में है। किसान सबसे प्रायोरिटी पे रख के और ये सोचना चाहिए हमारा बड़ा भाई हमारे दरवाजे पर है पंजाब। ये हरियाणा वासियों ने जरूर सोचना चाहिए। थैंक यू। बाकी वो कम लोग हैं जो घरों में बड़े हैं, बाकी हरियाणा का बहुत धन्यवाद। जो कम है उन्हीं को बोल रहा हूँ। हाँ, उन्हीं के लिए। और मैं समझता हूँ 90% तो जहाँ आ चुके हैं, जो सेवा में लगे हैं, हमारे सीनियर अंकल जी पुनिया साहब एक बार इनकी भी पुनिया साहब की भी एक बार। सो ਸਾਡੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਭਾਸ਼ ਪਿੰਡੀ ਸਾਡੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸੁਣਾ ਵੀ ਬੜੀਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਫੁੱਲ ਦੂਜਾ ਏ ਗੁਲਾਬ ਦਿੱਲੀਏ। सरसों का फूल दूसरा। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਫੁੱਲ ਦੂਜਾ ਏ ਗੁਲਾਬ ਦਿੱਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਭਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਦਿਆਂ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ। ਰੱਖੇ ਲਾਰਿਆਂ ਚ ਦੇਵੇਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਫੁੱਲ ਦੂਜਾ ਏ ਗੁਲਾਬ ਦਿੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਫੁੱਲ ਦੂਜਾ ਏ ਗੁਲਾਬ ਦਿੱਲੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂਆਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਦੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਦੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਏ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਦਿੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਫੁੱਲ ਦੂਜਾ ਏ ਗੁਲਾਬ ਦਿੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਦਿਲੀਏ ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਫੁੱਲ ਦੂਜਾ ਏ ਗੁਲਾਬ ਮਲੀਏ ਰੱਖ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਗੱਡ ਦਈਏ ਝੰਡੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਨੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰੱਖ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨੀ Very good. ਗੱਡ ਦਈਏ ਝੰਡੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਸਲੂਟ ਬੇਹਿਸਾਬ ਦਿਲੀਏ ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਫੁੱਲ ਦੂਜਾ ਏ ਗੁਲਾਬ ਦਿਲੀਏ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਲੀਏ ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਫੁੱਲ ਦੂਜਾ ਏ ਗੁਲਾਬ ਦਿਲੀਏ ਹੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚ ਲੱਗਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਨੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਗੇ ਕਰਦੇ ਅਖੀਰ ਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚ ਲੱਗਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਨੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਗੇ ਕਰਦੇ ਅਖੀਰ ਨੀ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਲੀਏ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਲੀਏ ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਫੁੱਲ ਦੂਜਾ ਏ ਗੁਲਾਬ ਦਿਲੀਏ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਲੀਏ ਪਿੰਡੀ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਦੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣਦੇ ਪਿੰਡੀ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਦੇ ਮੋਦੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾਦਾਬ ਦਿਲੀਏ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਲੀਏ ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਫੁੱਲ ਦੂਜਾ ਏ ਗੁਲਾਬ ਦਿਲੀਏ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਲੀਏ ਸਾਡੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾਦਾਬ ਦਿਲੀਏ ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਫੁੱਲ ਦੂਜਾ ਏ ਗੁਲਾਬ ਦਿਲੀਏ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਲੀਏ ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਫੁੱਲ ਦੂਜਾ ਏ ਗੁਲਾਬ ਦਿਲੀਏ हरियाणा पंजाब भाईचारा हरियाणा पंजाब भाईचारा और मैं 1 मिनट 1 सेकंड इस गीत को सुन के एक बात जरूर कहूँगा कि जो हरियाणा के बॉर्डर हैं, देखो भाई दिल्ली MP और वो को तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जो जैसे सिंघू बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है, जो भी हरियाणा का लगता है, ये मन ने तो वायदा कर रखा अपने दिल में, जिस दिन आपके हाईकमान का आदेश आएगा ऊपर से कि भाई अब दिल्ली में घुसना है, उस दिन मेरे को पूरी उम्मीद है कि छोटा भाई बड़े भाई से पहले बॉर्डर को पार करेगा, सबसे आगे हरियाणा होगा, उसके पीछे पंजाब के भाई और हमारी बहनें होंगी, ये हमारा वादा। जय किसान एकता हरियाणा पंजाब भाईचारा, पंजाब हरियाणा भाईचारा।